हाँ, तो फॉर बी, सी इस इक्वेशन को देख के आपको क्या समझ आया था? दिस वाज द इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। Yes. तो हर महीने 100,000 ऑर्डर्स तो होंगे, व्हिच इज डीसीजनलाइज्ड मंथली एक्टिविटी, के हर महीने सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो होगा ही होगा। Mm-hmm. फिर सीजन का क्या? वेट, बी रिप्रेजेंट्स मंथली नंबर, के जितने भी मंथली नंबर्स होंगे, लाइक विद एवरी अदर मंथ, हर महीने में हमारे ऑर्डर्स 30 इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे कहाँ गया, जैसे यहाँ पे हर एवरी क्वार्टर के साथ हमारा 6,500 से इंक्रीज हो रहा था, याद है? Right. ऐसे Yes. यहाँ पे Yeah. वही चीज है कि भाई एवरी अदर क्वार्टर योर अमाउंट इज गोना इंक्रीज, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर गोना इंक्रीज बाय 30. Okay. तो जो भी मंथ नंबर पे आप होगी वो आप बी में डालोगी। ठीक है। तो कौन से मंथ की बात हो रही है अभी यहाँ पे क्वेश्चन में? Month 240. 240। तो अगर मैं ए को कैलकुलेट करना चाहूँ, इट विल बी 100,000। Mm-hmm. इतने ऑर्डर्स Plus तो मेरे 30 होंगे ही होंगे, multiplied. Mm-hmm. प्लस 30, यस, एंड देन मल्टीप्लाई विद व्हाट? By 240. 240। Mm-hmm. अब ये So इनका it is ट्रेंड, 107. 107,200. ये इनका ट्रेंड था, ये इनका क्या था? Trend. सही है। अब वो क्या कह रहे थे यहाँ पे, ए रिप्रेजेंट्स व्हाट? Deseasonalized monthly activity. मतलब ये जो हमने ए कैलकुलेट किया है 107,200, इसमें सीजनल Mm-hmm. इम्पैक्ट 0 है. नहीं है। अब Yeah. क्वेश्चन में उन्होंने आगे हमें सीजनल इम्पैक्ट भी बताया हुआ है, 108. मतलब यू कैन Okay. से 108%। ये Mm-hmm. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के हिसाब से दिया हुआ है, बिकॉज इट इज Yeah. इंडेक्स वैल्यू ना, इंडेक्स वैल्यू इज ऑलवेज इन अ परसेंटेज, यू कैन से। तो सीजन का क्या इम्पैक्ट आएगा? 108. 108%। तो ये Mm-hmm. जो हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट किए 107,200, ये क्या था हमारा? दिस वाज जस्ट अ ट्रेंड, Yes. जस्ट द एस्टिमेट। इसमें सीजनल इम्पैक्ट Yeah. इंक्लूडेड नहीं है। अब हम करेंगे सीजनल इम्पैक्ट इसके अंदर इनकॉर्पोरेट, सो 108% वी विल मल्टीप्लाई इट विद, क्या वैल्यू आएगी? Okay. That is 115,776. 115,776, ओके, 115,776। तो असल में जो हमारा ए है दैट इज गोना बी दिस, यू कैन से एक्स। असल में हमारा एक्स है ना, दैट इज दिस। Yes. इतने Okay. ऑर्डर्स हम प्लेस कर रहे होंगे इन मंथ नंबर 240। Clear. अब आप ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हो और इक्वेशन दी हुई है। Yes. Just यस, input the value. यस, तो y वाज $10,000, 10,000 तो आपका एक्सपेंस होना ही होना था, Mm-hmm. प्लस $0.25 आपका और एक्सपेंस होगा फॉर एवरी ऑर्डर। और हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑर्डर डू यू हैव? 115,776. 115,776। So what is So the total 38, value of y? 38,944. So you have 38,944। Yes. आंसर में मैं क्या लिखूं? आंसर में मैं पूछा टू द नियरेस्ट 1000। So 39,000. I'll write Mm, 39,000. This is answer. ठीक है। Understood. Yes. Now this question. Read the question. Mon- Monthly sales of product R follow a linear trend of y equals to 9.72 plus 5.816x, where y is the number of units sold and x is the number of the month. Monthly deviations one to three. यहाँ तक क्या समझ आया? That this is the linear trend हम्म, of product R. हम्म, Say it. Y is the number of products that is sold हम्म। and X is the number of the month. हाँ, तो इक्वेशन से क्या समझ आता है कि हम
9.72 यूनिट्स तो सेल करेंगे ही करेंगे, प्लस फॉर एवरी मंथ 5.816 ऐड होते जाएंगे। फर्स्ट मंथ में 1 आ जाएगा x में, सेकंड मंथ में और 5.816 ऐड हो जाएंगे, तो मतलब यू कैन राइट 2 इन x, सही है। फिर आप जिस भी Yes. महीने की बात कर रहे हो आप x में वो डाल दोगे तो उतने टाइम्स 5.816 ऐड हो चुका होगा। Okay, got Okay? it. Yes. Now read further. Monthly deviations from the trend follow an additive model. तो सीजनल वेरिएशन, अब ये तो हमारे ट्रेंड की कैलकुलेशन थी ना इक्वेशन में, लाइक द Yes. बेस नंबर थ्रेशोल्ड्स प्लस ग्रोथ एवरी क्वार्टर एवरी मंथ, Yes. बट सीजनल वेरिएशन भी होगी और उसके लिए वो कह रहे हैं कि दे हैव गिवन यू इन एडिटिव मॉडल। नाउ रीड द रिक्वायरमेंट। The forecast number of units of product X to be sold in month 23, which has a seasonal factor of plus 6.5 to the nearest whole unit. तो Okay, we have to tell the number of units that are supposed to get sold यस व्हिच इज व्हाई in month 23. Yes, so this one is easy. इट इज, तो व्हाई आपको ढूंढना है, और कौन से महीने की बात हो रही है, 23. तो x में क्या आ जाएगा, 23. तो इससे तो आपको ट्रेंड मिल जाएगा एस्टिमेट, फिर आपको सीजनल वेरिएशन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी होगी अलग से। Say yeah. So do all of this and just give me the value, the option. Sure. Multiply. Oh wait, 6.5. 150. 150D, ठीक है, understood? Yep, understood. Good. Now read the question and okay, just wait, give me 1 second. Sure. Alright, ठीक है. So read the question and sorry, 1 second. Okay, read the question and tell me the answers. Yes, calculate the coefficient of determination between the output and the production cost over a number of months is 89%. So Now, this is just R no, or this R is square. R square. The determination was R square. R was Right. coefficient of correlation. कि दो चीजों का आपस में दो चीजें कितना क्लोज है, दूर है, क्लोज है, स्ट्रॉन्ग लिंक है, वीक लिंक है। हमें जो R होता था ना विच वाज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो बताता था इन दो चीजों के बीच में लिंक कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या लिंक है ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव लिंक है, नेगेटिव लिंक है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, दूसरा कम हो जाता है, सही है। पॉजिटिव कोरिलेशन प्लस आर क्या कहता था कि पॉजिटिव लिंक है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, सही है। सही है। और अगर वन और नेगेटिव आर मींस के नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, शाबाश, If one increases, the other decreases. the other decreases, this is negative correlation। और Yes. कोरिलेशन में -1 से लेके +1 तक के बीच में वैल्यूज होती थी, तो जितना 1 के करीब होगी उतना कितनी होगी, उतनी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, उतनी स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव। स्ट्रॉन्गर रिलेशन होगी, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। और जितना 1 से दूर होगा, मतलब बीच में 0 के करीब आते जाएंगे, उतना वीक होता जाएगा। और 0 पे देयर वाज नो कोरिलेशन, दोनों चीजों में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, एक कहीं चल रही होती है, दूसरी अपनी मर्जी से चल रही होती है, ठीक है। यस। और आर स्क्वायर क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इसकी बात यहाँ पे हुई हुई है। ये हमें बताता था कि चलो अगर दो चीजों के बीच में लिंक तो है,
हाँ, सो आर की लॉजिक समझ आ गई, सारी याद आ गई, रिवाइज हो गई। हाँ, सो आर का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का लिंक सारा याद आ गया कि प्लस होगा Yes. तो मींस के दो चीजों के बीच में पॉजिटिव लिंक है, नेगेटिव होगा तो मतलब नेगेटिव लिंक है। पॉजिटिव मींस एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, नेगेटिव मींस एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा, और 1 के जितना करीब होगा उतना स्ट्रॉन्गर लिंक है। 0 है तो मतलब देयर इज नो लिंक। दिस वाज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जस्ट आर, नॉट आर स्क्वायर। ठीक है। Okay. Got it. कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या कहता था? दिस इज आर स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो सिर्फ ये बताता था ना कि दोनों चीजों के बीच में लिंक कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें ये बताता है कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज का कितना परसेंट इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर लेट्स सपोज कॉस्ट चेंज हो रही है और कॉस्ट का कॉस्ट किस चीज से रिलेटेड है? आउटपुट से, राइट? तो Yes. सिर्फ आर जो है ना वो हमें ये बताएगा कि Mm-hmm. कॉस्ट और आउटपुट के अंदर लिंक है कि भाई आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट कम होगी। आर ने हमें सिर्फ Okay. ये बताया। सही है। आर स्क्वायर जो 89% है दिया हुआ है उन्होंने, ये रहा, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ Mm-hmm. डिटरमिनेशन मींस आर स्क्वायर। Mm-hmm. ये क्या है? आर स्क्वायर इज लाइक ये बताता है कि कॉस्ट के अंदर आउटपुट का कितना परसेंट इन्फ्लुएंस है। आर ने तो ये बताया ना कि कॉस्ट और आउटपुट एक दूसरे से मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब कॉस्ट आपकी Mm-hmm. आउटपुट से इन्फ्लुएंस होती है। आपका आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा Mm-hmm. तो कॉस्ट कम हो जाएगी। Okay. आर स्क्वायर हमें ये बता रहा है कि कॉस्ट आउटपुट की वजह से कितना परसेंट चेंज हो जाती है। Right. मतलब ओवरऑल कॉस्ट में आउटपुट का कितना पार्ट है। Okay. मतलब कॉस्ट और भी फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो सकती है, Yeah, राइट? I get it. Yes. लेकिन आउटपुट की वजह से 89% ऑफ द कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ आउटपुट। यू नो, कॉस्ट जितनी भी चेंज होगी 89% चेंज जो है ना कॉस्ट के अंदर आउटपुट की वजह से होता है। Clear. नाउ टेल मी द राइट ऑप्शन। Option A is correct. 89% of the variation in production cost from one month to the next can be explained by the corresponding variation in the output. ओके। So 89% basically influences that much on that thing. And it doesn't necessarily means that it's gonna increase, right? It can also decrease. So it does not tell you that. It doesn't mean यस। it's gonna increase. Okay, so B is not the option. And C, they're very strong. It अच्छा is एक सेकंड, closer एक to सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। C. यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि कॉस्ट इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। Mm-hmm. इसका मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सी, आर स्क्वायर जो है ना वो परसेंटेज में आता है। आर स्क्वायर कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन था या नेगेटिव कोरिलेशन था। बट हम चेंज कर सकते हैं ना स्क्वायर रूट लेके। हाँ आप, नहीं 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 नहीं, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर लेट्स सपोज आर था आपका पॉजिटिव 0 पॉइंट, लाइक यू कैन से, एक सेकंड, इमेजिन योर आर वाज पॉजिटिव 0.9, तो आपका आर स्क्वायर क्या होगा? 0.9 the whole square. That is 0.81. 0.81, ठीक है। और अगर आपका आर माइनस 0.9 था तो अब आपका आर स्क्वायर क्या होगा? 0.81 ही और अभी भी पॉजिटिव होगा। अभी भी पॉजिटिव होगा। तो आर स्क्वायर आपका 81% ही आ रहा है। तो आपका जो आर स्क्वायर होता है ना वो आपको ये नहीं बताता कि लिंक कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव था या वो नेगेटिव था, वो आपको ये कभी भी नहीं बताता। ओके सही है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? आर स्क्वायर दिया हुआ है या आर दिया हुआ है?
कोफिशिएंट R ऑफ square. डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, मींस आर स्क्वायर। Mhm. आर स्क्वायर हमें कभी भी नहीं बताएगा कि लिंक जो था दोनों चीजों के बीच में, कोरिलेशन जो था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता था या कम हो जाता था। जी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट विल इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज, मतलब वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में। Mhm. Okay. ऑल्दो वैसे कॉस्ट और आउटपुट का पॉजिटिव रिलेशन ही होता है कि भाई एक बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, तो कॉस्ट भी बढ़ती ही है, कम तो नहीं होती। Mhm. लेकिन द थिंग इज कि हम आर स्क्वायर की बेस पे ये नहीं कह सकते, हम नहीं बता सकते कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा ही, Mhm. क्योंकि आर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, आर स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। Okay. सही है. क्योंकि स्क्वायर होता है ना, तो सी जीरो नेगेटिव 0.9 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 0.9, तो नेगेटिव नेगेटिव कट ऑफ Mhm. हो जाता है ना। Yes. इसलिए आपका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर में हमेशा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो आप कभी भी आर Mhm. स्क्वायर की बेस पे ये नहीं बता सकते कि नेगेटिव कोरिलेशन था या पॉजिटिव कोरिलेशन था। सही है. Okay. बात क्लियर है? It's clear. दिस इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बिकॉज वी डोंट नो कि कॉस्ट के बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा ही या कम होगा, वी डोंट नो कि पॉजिटिव कोरिलेशन था या नेगेटिव कोरिलेशन था। नेक्स्ट थर्ड। Third one, I think it has to be true because 89% is influenced. हाँ, तो अब मतलब very strong ही होगा. अगर आर स्क्वायर इज 89%, यू कैन से 0.89, Mhm. तो आप इसका, ओहो एक सेकंड, अगर आपका आर स्क्वायर कितना है 0.89, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, आपको आर मिल जाएगा। Oh yeah. Just 1 second. 0. Okay, 0.9. Yes. तो आपका आर 0.9 है। अब वी डोंट नो इफ इट वाज पॉजिटिव और नेगेटिव, वी डोंट नो। But it's gonna be positive because 89% positive value is, so it's gonna be positive. अभी तो मैंने बताया, आप आर से आर स्क्वायर कैलकुलेट करते हो तो आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है मेरा बच्चा। आप 81%, आपको क्या अच्छा. पता 81% ये वाला है, ये वाला है, लेफ्ट वाला है, राइट वाला है? Okay, okay, सही है. Never 81% तो mind. 81% है, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है। हाँ हाँ, जब आप आप सही कह रहे हैं. स्क्वायर लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप, जब आप सी जब आप आर से आर स्क्वायर पे जा रहे होगे तो आपको पता होगा, क्योंकि आपको आर पता था पहले से। हाँ हाँ, मुझे समझ में आपकी लॉजिक आ गई है कि it can be positive also, it can be negative also. यस, बिकॉज आर स्क्वायर इज नेवर गोना बी नेगेटिव। अब यू डोंट नो वेदर आर वाज पॉजिटिव और नेगेटिव, यू डोंट नो, यू कैन जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हिच इज 0.9। अब अगर पॉजिटिव होगा तब भी स्ट्रांग रिलेशन है, तब नेगेटिव होगा तब भी स्ट्रांग रिलेशन है। Oh yeah, yeah, 0.9 तो है makes ना, complete. 1 के तो करीब है ना। अब चाहे हाँ, पॉजिटिव बिग 0.9 हो या चाहे नेगेटिव 0.9 हो, इससे हमारा फर्क नहीं पड़ रहा। हमसे वो स्ट्रांग या वीक पूछ रहा है, स्ट्रांग तो है। strong तो है, तो फिर तो सी करेक्ट है. बस हमें ये नहीं I पता कि think पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें नहीं पता, ये हम नहीं कह सकते। okay, ठीक है, सही है. सही है। Yeah, yeah. फोर्थ, बस टू करेक्ट करने थे, टू करेक्ट तो हो गए, बट स्टिल गो फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ। टेल मी व्हाई आर दे रॉन्ग। Okay, let's see it. An increase of 100% help is associated with an increase of 89% of the cost. This is wrong. An increase of 89% in output is associated with an increase in 100% in the cost. Um, yes, that is also wrong. गुड, दिस क्वेश्चन क्विकली। Which two of the following statements about the forecasting based on simple linear regression is correct? Are correct. लीनियर रिग्रेशन वही हमारी इक्वेशन होती थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वो ट्रेंड वाली इक्वेशन याद है? Yes. A is wrong. It ओके, can only take variables at a time, है ना? yes, it cannot take multiple independent variables, it can just only take this one x. Yeah. So B is correct. It is based on historical data. सही है। And
And last one, cost forecast using extrapolation are less accurate than those of interpolation. गुड। तो हमारी किट खत्म हो गई पूरे बजटिंग वाले चैप्टर की। Okay. Now we will be starting a CRQ like okay wait